प्यारे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का नया साल बहुत अच्छा से बीते, ऐसी शुभकामनाएं हैं। मेरे दादाजी और मेरी नानी दोनों स्वर्गवास हो गए हैं, जिसके कारण मैं बहुत बिजी था। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी से करवा दीजिए सर। तो समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूं और आज से स्कूल खुल गया है, लेकिन आज स्कूल में बहुत कम बच्चे आए हुए थे और वो बाहर खेल रहे हैं, तो क्लास अभी खाली है मेरा। तो समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चैनल पर आप पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन है आपका। मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच को मतलब ए में दिया है प्रतिस्थापक वस्तु की उपलब्धता तथा बी में है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मांग की लोच का परिभाषा देखेंगे। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में या बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। मतलब इसको आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ ईडी लिखाएगा डेल्टा क्यू बटा क्यू बटा डेल्टा पी बटा पी। ये जो पूरा है इसको कहेंगे हम लोग मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन और इसको कहेंगे मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसके अनुपात को, अनुपात मतलब बीच में देखिए यहाँ बटन लग गया इसलिए उसके अनुपात को हम लोग मांग की लोच कहेंगे। अब यहाँ जो ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिस्थापक वस्तु की उपलब्धता कर, तो यहाँ पर एक पॉइंट है एक तरह से। तो निकट प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, तो जिस वस्तु की जितनी अधिक निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती है। प्रतिस्थापन वस्तु मतलब होता है कि एक वस्तु की जगह हम लोग दूसरा वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लाइफ बॉय साबुन से नहाते हैं, लाइफ बॉय साबुन अब कहीं मिल नहीं रहा है, बोल रहा है लक्स साबुन है, तो आप उसके जगह आप लक्स का यूज कीजिएगा, तो वो हुआ प्रतिस्थापक वस्तु। तो जिस वस्तु की जितनी अधिक निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती है उसकी मांग लोच उतनी ही ज़्यादा होती है। पेप्सी, कोका, थम्सअप आदि एक दूसरे के निकट प्रतिस्थापन वस्तु है, इसलिए इनकी मांग की लोच ऊंची होती है। मतलब उसमें थोड़ा सा मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए मांग की लोच क्या होती है, ऊंची होती है। बी जो पॉइंट था आपका यहाँ क्वेश्चन में वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, तो इसका हम लोग डील करेंगे वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग में कि जिस वस्तु को जितने अधिक उपयोगों में के प्रयोग किया जाता है, मतलब उस वस्तु का हम लोग जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे किसी वस्तु का उसकी मांग उतनी ही अधिक लोचदार होगी। उदाहरण के लिए दूध व बिजली के प्रयोग की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए इसकी मांग लोचदार होती है। दूसरी ओर जिन वस्तुओं के उपयोग की संख्या कम होती है उसकी मांग बेलोचदार होती है। मतलब जिसको हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा, तो उसका मांग का लोच जो होगा लोचदार होगा, और जिसका हम लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं उसका मांग की लोच बेलोचदार होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है पैमाने का प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि एक उत्पादन फलन पैमाने का स्थिर प्रतिफल तथा पैमाने का वर्धमान प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग पैमाने के प्रतिफल को जानेंगे। तो पैमाने का प्रतिफल क्या है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ उत्पादन फलन मतलब होता है को जो उत्पादन जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, साधन पर, श्रम पर, पूंजी पर, भूमि पर, ये साधन पर निर्भर करता है। तो उत्पादन और साधन के बीच जो संबंध होता है एफ, मतलब जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन चूंकि पैमाने प्रतिफल है, तो दीर्घकाल मतलब होता है कि दीर्घकाल समय की वह अवधि जिसमें हम सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो उत्पादन फलन दो तरह का मुख्य रूप से है, एक है आपका पैमाने का प्रतिफल जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को बताएगा, और एक है विविध अनुपात का नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम जिसको हम लोग कहते हैं, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। तो यहाँ पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। साधनों के पैमाने परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो उत्पादन के साधनों के निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात स्थिर रहे, तो इसका अर्थ होता है पैमाने में वृद्धि की गई है। कहने मतलब है साधन लिए 1 उत्पादन हुआ 10, साधन लिए 2 उत्पादन हो गया मेरा 20, साधन लिए 3 उत्पादन हो गया मेरा 30। तो यहाँ देखिए हर बार हम साधन में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन इसका
बढ़ोतरी जो है वो क्या है, पैमाना क्या है, स्थिर है। जैसे 2 में 1 को घटा दीजिएगा तो 1 रहेगा, 3 में 2 को घटा दिए तो 1 1 पर स्थिर है। तो इसका मतलब है कि साधन में वृद्धि हो रही है लेकिन उसका जो पैमाना है वो क्या है, स्थिर है। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि उत्पादन के साधनों निरपेक्ष इकाई में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि साधनों का अनुपात स्थिर रहे, तो इसका अर्थ होता है पैमाने में वृद्धि की गई। इस चित्र को आप लोग बना सकते हैं। ये आर जो देख रहे हैं ये पैमाने की रेखा है। ये जो वक्र आप देख रहे हैं IQ1 100 यूनिट, इसका मतलब है आइसोकॉन्ट कर्व सम उत्पाद रेखा है ये, जो उत्पादन को बताता है। ये IQ2 है, मतलब सम उत्पाद 2। इधर श्रम को लिया गया है, इधर पूंजी को, मतलब कहने मतलब श्रम का OL1 मात्रा और पूंजी का OK1 मात्रा अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उत्पादन मेरा 100 यूनिट होता है। श्रम की मात्रा को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, OL2 कर देते हैं, पूंजी OK2 कर देते हैं, उत्पादन मेरा 100 से बढ़कर 200 हो जाता है। अब यदि हमको साधनों का अनुपात निकालना रहेगा तो कैसे लिख लेगा, तो यहाँ पर यदि हम लोग पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो लिखाएगा मेरा AK1 बट्टा OK1, और बी बिंदु पर होगा BK2 बट्टा OK2। ये आपका पूंजी का अनुपात निकला। यदि यदि श्रम का निकालना है तो क्या हो जाएगा, AL1 बट्टा OL1 और BL2 बराबर OL बट्टा OL2 हो जाएगा। तो इस रेखा चित्र में जो OR है उत्पादन की रेखा, यह बताता है इसके प्रत्येक बिंदु पर साधन का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये अनुपात निकाला हुआ है। अब जो पैमाने का प्रतिफल जो है वो क्या है, 3 तरह का होता है। पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। जैसे अल्फा ग्रेटर देन 1 अगर है तो ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल बताएगा, अल्फा बराबर 1 रहेगा तो स्थिर प्रतिफल को बताएगा, और अल्फा लेस देन 1 रहेगा तो ये ह्रासमान प्रतिफल को बताएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, तो ये कहता है कि उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन में अगर उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो उसे पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। मतलब साधन लिए 1 उत्पादन हुआ 10, साधन लिए 2 उत्पादन हो गया मेरा 20। तो इसका मतलब जिस हिसाब से हम साधन को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक साधन को बढ़ाए लेकिन उत्पादन मेरा 10 यूनिट बढ़ गया, तो इसकी तुलना में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को बताएगा। अब इसका फॉर्मूला है y बराबर फंक्शन ऑफ ABC। इसका मतलब है कि उत्पादन जो निर्भर करता है वो साधन पर निर्भर करता है। साधन कौन है, ABC है, और F जो है वो फलन को बताता है, मतलब उत्पादन और साधन के फलनात्मक संबंध को। उसके बाद है यहाँ साधन को n गुना बढ़ाया गया है, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, x पर पावर अल्फा इंटू वाई। देखिए अल्फा इंटू वाई बराबर फंक्शन, ये फंक्शन होगा, इस तरह लिखाएगा फंक्शन NA NB NC, मतलब साधन को n गुना बढ़ाया गया है तो मेरा उत्पादन इतना गुना बढ़ेगा। तो ये जो है वो बता रहा है कि यदि अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हो, मतलब यहाँ जो अल्फा है उसका मान 1 से अधिक होगा तो ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को प्रदर्शित करेगा। रेखा चित्र में हर अगले सम उत्पाद वक्र IQ के बीच की दूरी क्रमशः घटती जाती है। यहाँ पर अब हम लोग रेखा चित्र में आ गए। यहाँ पर हम लोग रेखा चित्र को देख सकते हैं, इधर पूंजी को लिया गया, इधर श्रम को लिया गया। ये सम उत्पाद रेखा है IQ1 IQ2 IQ3। श्रम लिए है OL1, पूंजी OK1, मेरा उत्पादन हुआ 100। श्रम की मात्रा क्या हुआ, पहले की तुलना में अब कम बढ़ा है, OL2 कम बढ़ा है। देखिए पहले का गैपिंग यहाँ ज़्यादा है, फिर गैपिंग कम हो गया, तो मेरा 100 से 200 यूनिट हो गया। अब C बिंदु पर क्या है, पहले की तुलना में और कम बढ़ा है, श्रम को पूंजी को भी कम बढ़ाए, मेरा 300 यूनिट हो गया। मतलब पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल में हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी जो होगा वो क्रमशः घटते जाएगी। ये शुरू में दूरी यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ उससे कम हो गया। मतलब ये दूरी से मापना, ये दूरी पहले ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है। इसका मतलब है कि BC कम है AB से। ये BC जो है, ये BC ये कम है किससे, AB से, और AB कम है OA से। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, BC कम है AB से और AB कम है OA से, जो पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को बताता है। इसके पीछे क्या कारण है वृद्धिमान प्रतिफल होने के, तो तकनीकी बचत है, श्रम संबंधी बचत है, वित्तीय बचत है, विपणन मित्रता है, शोध पर्यावरण विज्ञापन के लाभ है। ये सब कारण से पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल लागू होते हैं। अब दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, मतलब जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाएंगे उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ेगा, तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर अल्फा जो है वो बराबर 1 होगा। और चित्र को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अगर अल्फा बराबर 1 हो तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बताएगा। इस चित्र को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, हर अगले सम उत्पाद वर्ग की दूरी जो होगी वो आपस में बराबर होगी। मतलब यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा
वो बराबर होगा इसके दूरी, ये दूरी भी बराबर होगा। हर गैप का अगर इधर से भी मापेंगे तो हर दूरी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि साधन को जिस अनुपात में बढ़ाया जा रहा है उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बताएगा। तो इसमें है कि ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी है, मतलब ओ ए बराबर होगा बी सी के बराबर होगा, ओ ए बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी होगा। उसके बाद पैमाने के स्थिर प्रतिफल के क्या क्या कारण है, तो आंतरिक एवं बाह्य बचत आंतरिक एवं बाह्य हानियों के बराबर हो जाती है। दूसरा, एक फर्म के विस्तार से कुछ सीमा तक पैमाने के बढ़ती फल की अवस्था के बाद पैमाने के स्थिर प्रतिफल की लंबी अवस्था आ जाती है। और तीसरा है कॉब डगलस उत्पादन फलन। कॉब डगलस दो अर्थशास्त्री थे अलग अलग, उन्होंने अमेरिका के उद्योग पर एक रिसर्च किया था और बोला कि उद्योग में बहुत लंबे समय के बाद क्या होता है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल पाया जाता है। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, Q बराबर के एल पर पावर ए सी पर पावर 1 माइनस ए। ये फॉर्मूला निकाला और बोला कि अगर हम लोग साधन को जी गुना बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी मेरा जी गुना ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाएंगे उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ रहा है, तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बताएगा। तो यहाँ क्या किया गया है कि साधन जो है मेरा उसको L है उसको G से गुना कर दिए, C को भी G से गुना कर दिया। अब L पर पावर A है तो होल पावर A लगा दिए, इस पर भी होल पावर A लगा दिए। अब क्या किए, G पर भी पावर A, L पर भी पावर A अलग अलग कर दिए। फिर G पर पावर 1 माइनस A, C पर पावर 1 माइनस A अलग अलग कर दिए। अब सेम साइन वाला जो होता है वो क्या होता है, गुना होता है तो जुड़ जाता है पावर। जैसे एक्स स्क्वायर को x3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ें तो x पर पावर 5 हो जाएगा। तो सेम चीज़ को यहाँ क्या किया है, g पर पावर जो a है और यहाँ 1 माइनस a उसको इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये और ये कट गया तो g पर पावर कितना बचेगा, 1 1 है सो छुपा रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह हम लोग समीकरण बनाएंगे, g प्लस 1 माइनस ए, उसके बाद जो बचा मेरा k एल पर पावर a और c पर पावर 1 माइनस ए बचेगा। अब यहाँ a और ये कट गया तो बच गया g पर पावर 1, जो छुपा रहता है लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरा बचेगा g और ब्रैकेट में लिखेंगे ये जो बचा हुआ मान है। अब इतना बराबर जो है मेरा क्या है, q है, तो इतना की जगह हम लोग q लिख दिए। तो इसका मतलब है कि हम साधन मतलब L और C को G गुना बढ़ा रहे थे, तो लेकिन मेरा उत्पादन जो है वो क्या हुआ, वो भी G गुना ही बढ़ा। तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल को बता रहा है। अब है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल में क्या होगा कि जिस अनुपात में हम साधन को बढ़ाएंगे उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ेगा, तो ये पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल होगा। जैसे अगर हम साधन लिए, एक उत्पादन हुआ मेरा 10, साधन को बढ़ा दिए 2, उत्पादन हो गया मेरा 8, तो उत्पादन पहले की तुलना में क्या हो जा रहा है, घट रहा है। तो ये पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को बढ़ाएगा, बताएगा। समझ गए। अब ये फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें है अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा। और इसमें चित्र में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी क्रमशः बढ़ती जाएगी। देखिए शुरू में दूरी क्या है, यहाँ पर कम है दूरी, उसके बाद देखिए गैपिंग ज़्यादा बढ़ गया, फिर और ज़्यादा बढ़ गया। इसमें हर अगले सम उत्पाद वक्र की दूरी क्रमशः क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को बताएगा। ह्रासमान प्रतिफल के क्या कारण है, तो पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल है, प्राकृतिक साधनों की स्थिर मात्रा है, आंतरिक एवं बाह्य हानियां हैं। मतलब पहले के वीडियो में भी मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया है, अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो आप पुराने वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा डिटेल से इसको हम लोग समझाए हैं। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक बाजार में दो फर्म है। फर्म एक का पूर्ति वक्र S1 बराबर -3 प्लस पी, जो P है सो ज़्यादा और बराबर होगा 3 के बराबर 0, P लेस देन 3, तथा फर्म 2 का पूर्ति वक्र S2 बराबर आपका इतना है, तो बाजार पूर्ति वक्र ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फर्म एक का पूर्ति वक्र S1 के लिए, मतलब फर्म का पूर्ति वक्र क्या है, ये वाला है। S1 बराबर आप लिख दिए हैं -3 प्लस P, और P है सो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बराबर 0, P लेस देन 3, मतलब जो P जो अपना उत्पादन करेगा या फर्म 1 जो अपना उत्पादन करेगा वो दाम कितना रखेगा, कम से कम 3 रखेगा, 3 से कम दाम नहीं रख सकता ना, तो फर्म वो बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ P लिखा है कि कम से कम वो P दाम को 3 रखेगा। अब इसका मतलब है कि फर्म मतलब S1 3 रुपया और 3 रुपया से कम पर पूर्ति नहीं कर सकती है। ठीक है,
अब फर्म 2 के लिए आ जाएंगे। फर्म 2 है तो फर्म 2 का पूर्ति वक्र S2 के लिए क्या है, तो S2 ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें यहाँ P<5 है, इसका मतलब वो P<5 यहाँ देने का मतलब है, और यहाँ लिखा है P>5, तो इसका मतलब है कि S2 मतलब फर्म 2 जो है वो 5 रुपया या 5 रुपया से कम पर पूर्ति नहीं कर सकती है। अब हम लोग बाजार पूर्ति निकालें तो बाजार पूर्ति क्या होता है, तो जो बाजार में जो पूर्ति जितना होता है सबको हम लोग जोड़ देते हैं तो वो बाजार पूर्ति निकलता है। तो हम लोग S1 और S2 को जोड़ दिए, S1 फर्म 1 का पूर्ति हो गया और S2 फर्म 2 का पूर्ति हो गया, तो जोड़ दिए तो S1 प्लस S2। S1 का मान यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना है, -3 प्लस P है, तो यहाँ लिख दिए -3 प्लस P। यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखा गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस S2 का मान कितना है, तो S2 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर है -10 प्लस 2P है, तो यहाँ पर -10 प्लस 2P लिख दिए। तो यहाँ पर जैसे ऐसे लिखाएगा -3 प्लस P, उसके बाद फिर प्लस और फिर यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -10 प्लस 2P, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद -3 प्लस P प्लस और माइनस माइनस -10 फिर यहाँ प्लस 2P, इस तरह फिर आपका आ जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और ये 1 तो 3P बन गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13P -13P हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फर्म 2 क्या है, सबसे ज़्यादा मूल्य 5 है, तो यहाँ P> 5 लिखाएगा कि मतलब दोनों फर्मों का पूर्ति वक्र क्या होगा, मूल्य जो रखेगा 5 रखेगा, उससे कम नहीं रखेगा, तो यह बाजार पूर्ति वक्र है। तो 5 रुपया या अधिक का मूल्य दोनों फर्मों को पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या जीडीपी कल्याण का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। तो हम किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के उच्चतर स्तर को उस देश के लोगों के उच्च कल्याण के सूचकांक के रूप में समझने का लालच कर सकते हैं, किंतु यह सही नहीं हो सकता। इसमें कम से कम 3 कारण है। मतलब जीडीपी को हम लोग कल्याण का सूचक नहीं मान सकते हैं। उसके काहे नहीं मानेंगे, तो उसके पीछे 3 कारण है। पहला, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि नहीं हो सकती। इस स्थिति में संपूर्ण देश के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती है। यदि हम देश के कल्याण में उन्नत समृद्ध लोगों के प्रतिशत से करें तो निश्चित रूप से सकल घरेलू उत्पाद एक अच्छा सूचकांक नहीं है। दूसरा पॉइंट है, गैर मौद्रिक विनिमय अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता है। उदाहरणार्थ, महिलाएं जो अपने घरों में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती है उसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय होते हैं उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। अतः सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन मानक तरीके से करने पर हमें उत्पादक कार्यकलाप और किसी देश के कल्याण का स्पष्ट संगत नहीं मिलता है। तीसरा है बाह्य कारण। तो बाह्य कारणों से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ अथवा हानि से है जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता है। बाह्य कारणों का कोई बाजार नहीं होता है जिसमें उनको खरीदा या बेचा जा सके। यदि हम सकल घरेलू उत्पाद को अर्थव्यवस्था के कल्याण की माप के रूप में ले तो हमें वास्तविक कल्याण का अति मूल्यांकन प्राप्त होगा। यह ऋणात्मक बाह्य कारण का उदाहरण है। यह धनात्मक बाह्य कारण की स्थिति भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद से अर्थव्यवस्था के वास्तविक कल्याण का अल्प मूल्यांकन होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, समग्र मांग के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। तो कुल मांग बोलिए, समग्र मांग बोलिए, सब एक ही है। इसको हम लोग शॉर्टकट में डिनोट करते हैं एडी से। तो समग्र मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र मांग मतलब एडी को मापने समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। आयोजित व्यय मतलब होता है कि बाजार अगर हम जा रहे हैं तो पैसा ले लिए 500 रुपया 1000 रुपया कि हमको ये सामान खरीदना है, इतना मेरा खर्चा हो जाएगा। तो जो हम अनुमान लगा के चलते कि इतना खर्चा हो जाएगा और घर से लेके चलते हैं वही आयोजित व्यय कहलाता है। अब इसके घटक क्या है कुल मांग के या समग्र मांग के, तो पहला है निजी उपभोग व्यय जिसको हम लोग शॉर्टकट में सी बोलेंगे। तो इसमें देश के गृहस्थों परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए की गई मांग को शामिल किया जाता है। दूसरा है निजी निवेश मांग जिसको आय कहेंगे। इससे अभिप्राय निजी निवेशकर्ताओं द्वारा पूंजी पदार्थों की खरीद पर करने वाले व्यय से है। तीसरा है सरकारी व्यय जिसको हम लोग जी कहेंगे। तो इसमें सरकारी
उपभोग में व्यय तथा सरकारी निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं। सरकारी उपभोग व्यय से अभिप्राय सैन्य सुरक्षा प्रयोग के लिए वस्तुओं के उपभोग की खरीद पर खर्च। सरकारी निवेश व्यय से अभिप्राय सड़कों, डैमों तथा पुलों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। चौथा है शुद्ध निर्यात, जिसमें x माइनस एम है, मतलब आयात माइनस निर्यात। तो विदेशियों द्वारा हमारी वस्तु के लिए किए गए व्यय को अर्थव्यवस्था में कुल व्यय मतलब समग्र मांग में जोड़ा जाता है, जबकि आयात पर किए जाने वाले व्यय को घटाया जाता है। अतः x माइनस एम शुद्ध निर्यात और समग्र मांग AD में जोड़ा जाता है। अतः समग्र मांग के प्रमुख तत्व हैं AD बराबर C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस एम खुली अर्थव्यवस्था में, मतलब ये जो सारा पॉइंट है इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये मेरा AD कहलाएगा खुली अर्थव्यवस्था के लिए। खुली अर्थव्यवस्था मतलब जिसका दूसरे देशों से व्यापार व्यवसाय होता है। और AD बराबर C प्लस I अगर हम फॉर्मूला केवल लगाएंगे तो ये केवल बंद अर्थव्यवस्था के लिए होगा, जिसका किसी देश से व्यापार व्यवसाय नहीं होता है। यहाँ सबका मतलब दिया हुआ है। AD समग्र मांग है, C निजी उपभोग व्यय है, I निजी निवेश व्यय है, G है सो सरकारी व्यय है और x माइनस एम शुद्ध निर्यात है। ये आप चित्र देख सकते हैं। ये एकता रेखा है, आय का रेखा है, ये है आपका समग्र मांग का रेखा AD। और यहाँ जहाँ संतुलन होगा वहाँ आय और रोजगार का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर है कि चित्र में AD वक्र का बारे में दाएं ऊपर की ओर बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे आय और रोजगार की मात्रा बढ़ती है कुल मांग भी बढ़ती जाती है। 52 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण किस प्रकार करता है, व्याख्या कीजिए। तो केंद्रीय बैंक है तो साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाता है। पहला है आरक्षित जमा कोष में परिवर्तन। सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा की एक निश्चित नियंत्रित राशि आरक्षित कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा करनी पड़ती है। यह आरक्षित कोष जितना अधिक होता है व्यावसायिक बैंकों के पास नकदी जमा उतनी ही कम हो जाती है और उसी अनुपात में साख का सृजन कम हो जाता है। इसके विपरीत आरक्षित कोष में कमी से साख सृजन अधिक होता है। दूसरा है साख नियंत्रण का उपाय, बैंक दर में परिवर्तन। तो बैंक दर में परिवर्तन करके भी साख पर नियंत्रण किया जा सकता है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर से ब्याज दर प्रभावित होता है। बैंक दर में वृद्धि करके साख की मात्रा को कम किया जा सकता है और बैंक दर में कमी करके साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। प्रतिभूतियों का क्रय कर साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और विक्रय करके साख की मात्रा को घटाया जा सकता है। चौथा है सीमांत कटौती में परिवर्तन। तो व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं को व्यापारिक बैंकों के पास प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं और उसके बदले ऋण लेते हैं। बैंक पूरी प्रतिभूति अथवा जमानत मूल्य के बराबर ऋण नहीं देता है, उसमें कुछ कटौती करते हैं, इसे सीमांत कटौती कहते हैं। सीमांत कटौती में परिवर्तन करके साख पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव के अंतर्गत केंद्रीय बैंक साख संस्थाओं पर नैतिक दबाव डालकर उन्हें संबंधित नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो बच्चों ये थे आपके दीर्घ उत्तरीय इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट का सॉल्यूशन, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब के लिए सेम है। जल्द ही हम लोग और भी वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि अभी तक एक ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है जैक द्वारा। तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखना होगा, केवल इसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी है। यदि आपके लिए उपयोगी है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और यदि किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।